जय हिंद दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी अपने YouTube चैनल टुडे ज्योग्राफी में आपका अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है पवन और विंड। बहुत आसान है कि पवन है और वायु, सामान्य भाषा में कहिए तो पवन और वायु एक ही चीज है, लेकिन नहीं, दोनों में बड़ा अंतर है कि वायु एयर किसे कहते हैं और पवन विंड किसे कहते हैं। तो यहां पे हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पवन क्या है, पवन की उत्पत्ति के आधार क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ना केवल पवन की उत्पत्ति में सहायक होते हैं बल्कि पवन की उत्पत्ति के पश्चात उसको गति और दिशा का भी निर्धारण करते हैं। उन फैक्टरों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर पवनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ विंड कौन कौन सी, स्थायी और भूमंडलीय पवनें ये क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, मौसमी पवनें जो एक विशेष मौसम में चलती हैं, क्यों चलती हैं, और स्थानीय पवनें जो लोकल आधार पर विंड्स चलती हैं, कुछ गर्म और कुछ ठंडी होती है। इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन इसके अंदर विंड के अंदर करेंगे। आइए वीडियो देखते हैं। आइए पवन का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने पीछे वीडियो वायुदाब में पढ़ाया कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वायुदाब पेटियों का विकास होता है, जो सूर्य तापमान में अंतर के कारण और पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप होता है। जिसके कारण क्या होता है कि पृथ्वी के कुछ भागों में लो प्रेशर और कुछ भागों में हाई प्रेशर हो जाता है, जैसे भूमध्यरेखीय निम्न दाब पेटी और उपोष्ण उच्च दाब पेटी। अब यहां क्या लिखा है देखिए, पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की विषमताओं, जो कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में वायु दाब में अंतर पाया जाता है, के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। यदि हम यहां उच्च दाब लिख लें और यहां पे निम्न दाब, ठीक है, चलती है। क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को पवन कहते हैं। अब देखिए, हवा मतलब एयर और पवन मतलब विंड। जब उच्च दाब और निम्न दाब का विकास होता है पृथ्वी के विभिन्न भागों पे, तो और जब क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टल रूप से हवा चलती है तो हम उसको पवन कहते हैं। जब वो सीधी चलती है वर्टिकल रूप में तो हम उसको एयर कहते हैं, लेकिन जब वो क्षैतिज रूप से चलती है तो हम उसको पवन या विंड कहते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर होती और उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब की समताप रेखाओं के समकोण बनाती हुई चलती। समताप रेखाएं क्या थी? जो अक्षांशों के समानांतर खींची जाती हैं। अब यह लिखा हुआ है कि यदि पृथ्वी स्थिर होती, उसका धरातल समतल होता तो पवन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से सीधे निम्न वायुदाब की ओर चलती, मतलब इस तरह सीधे चलती समकोण पे। ये हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर है, ये भूमध्य रेखी पेटी है, भूमध्य रेखा है, और ये करके रेखा था इसको उपोषण उच्च दाब की पेटी थी, ये उपोषण, तो सीधी चलती समकोण रेखाओं पे समकोण बनाती चलती। किंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और उसका धरातल समतल नहीं है, अतः पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज पवनें तीन संयुक्त प्रभावों का परिणाम है। एक और प्रभाव है लेकिन मेन तीन है। देखिए, यदि पृथ्वी स्थिर होती और अपनी जगह खड़ी रहती तो क्या होता, ये सूर्य के मूवमेंट से उच्च दाब निम्न दाब बन जाता, तो हवाएं सीधी उत्तर से दक्षिण की ओर चलती और इस गोलार्ध में दक्षिण से उत्तर की ओर चलती। लेकिन हवाएं तो सीधी चलती नहीं। उसका कारण क्या है? उसके जो फैक्टर हैं जो इन हवाओं की दिशा और गति को बदलते हैं, क्या है? दाब प्रवणता बल, घर्षण बल, कोरियोलिस बल। इन तीनों के प्रभाव के कारण क्या होता है, वायु सीधी ना होके अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आइए इन तीनों का विस्तार से अध्ययन करें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं दाब प्रवणता बल। ये क्या होता है? वायु हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती। ये तो हम जानते हैं कि वायु हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती। वायुमंडल में उच्च दाब और निम्न दाब के मध्य एक ढाल स्थित होता है। ये कैसे होता है? देखिए कि एक ये
1000 की समदाब रेखा है, ये 800 की है, ये 600 की है और ये 400 की है। ये सीधा देखिए 1000 की समदाब रेखा, 800 की समदाब रेखा, 600 की और ये 400 की। अब देखिए जिसे ढाल प्रवणता कहते हैं, देखिए ये हाई प्रेशर है क्योंकि यहां पे मिलीबार लिख देते हो, यहां पे भी मिलीबार लिखते हैं। ये देखिए हाई प्रेशर है कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, और ये लो प्रेशर है, ये 400, क्योंकि जैसे जैसे आइसो बार कम होता जाएगा या वैल्यू कम होती जाएगी वैसे वैसे वो लो प्रेशर की ओर चला जाएगा। तो देखिए क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर क्या है, एक ढाल बन गया। ये ढाल वायु को गतिशील बनाने में मदद करता है। जितना ही अधिक ढाल प्रवणता होगी वायु की गति उतनी ही अधिक होगी। ये देखिए जितना अधिक, यही ढाल प्रवणता यदि इस तरह होता, 1000 यहां लिखते, यहां पे 900 होता, हाँ यहां पे 800 होता, तो क्या होता, ये धीरे धीरे स्टीप जा रहा है, लेकिन ये इकट्ठा जा रहा है एकदम स्टीप इस तरह है और ये जेंटल पे है। तो क्या होगा, जब ढाल प्रवणता जेंटल होगी तो वायु की गति उतनी अधिक नहीं होगी, लेकिन जब ये उच्च दाब और निम्न दाब के बीच ढाल प्रवणता एकदम स्टीप होगी तो वायु की गति बहुत अधिक होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक है, आधार है, वो घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स। ये क्या है, पवन के वेग और उसकी दिशा को प्रभावित करने वाले कारकों में घर्षण बल का अपना महत्व है। इसका क्या मतलब है, जो घर्षण है वो पवन की वेग और दिशा को प्रभावित करता है। इस बल की उत्पत्ति धरातल और उसके ऊपर चलने वाली वायु संघर्ष से होती है। अब धरातल पे तो विषमता होती है, पर्वत, पठार, मैदान सब होते हैं, तो इसी के कारण वायु में घर्षण लगता है। ये बल पवन प्रवाह के विपरीत कार्य करता है। भाई वायु इधर से चल रही है और पर्वत इधर है, तो इसके विपरीत कार्य करेगा। ये घर्षण बल के कारण पवन का वेग कम हो जाता है। बिल्कुल, जब पवन किसी पर्वत, पठार आदि से टकराएगी तो उसकी गति निश्चित रूप से कम हो जाएगी। धरातल पर घर्षण बल सर्वाधिक होता है। इसका प्रभाव धरातल से 1 से 3 किलोमीटर तक होता है। अर्थात यदि ये पृथ्वी है तो जो घर्षण बल है वो 1 से 3 किलोमीटर तक ही होता है। इसके ऊपर कोरियोलिस बल और दाब प्रवणता बल आदि कार्य करने लगते हैं, और इसका प्रभाव धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होता है। समुद्री सतह पर घर्षण बल न्यूनतम होता है। भाई समुद्र में तो कोई विषमता है नहीं, धरातल पे न पर्वत है, पठार है, जो भी है समुद्र के अंदर है, लेकिन समुद्र तो ऊपर से सपाट है। तो वायु वहां एक गति से, और जितनी गति हो सकती है उससे चलती है, और ना तो उसकी दिशा में परिवर्तन करने के लिए कोई अवरोधक होता है, ना उसकी गति कम करने के लिए कोई अवरोधक होता है। कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, ये क्या है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। देखिए पृथ्वी जब घूमती है तो एक आभासी बल है जो महसूस नहीं होता, लेकिन एक बल उत्पन्न होता है जिसको कोरियोलिस बल कहते हैं। इसको कोरियोलिस बल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो खोज है कोरियोलिस नामक वैज्ञानिक ने 1835 में की थी, तो उसी के नाम पे ये कोरियोलिस बल पड़ा। बाद में इस बल को जो प्रमाणित किया, सिद्ध किया, वो फेरेल ने किया, फेरेल का। इसलिए फेरेल का नियम भी एक अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि बाद में इसको फेरेल ने इसको स्थापित किया, तो फेरेल का नियम भी अभी हम पढ़ते हैं। कोरियोलिस बल पवनों की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं देता, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस बल के कारण विंड या हवा, पवनों की उत्पत्ति नहीं होती। सिर्फ क्या होता है, यह केवल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। अर्थात पवनें जब उत्पन्न हो जाती हैं तो उसकी दिशा क्या होगी, यह फोर्स कोरियोलिस बल निर्धारित करता है। इस प्रभाव के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे इस पे यहां पे देखिए आप, ये क्या है, 0 डिग्री भूमध्य रेखीय निम्न दाब केंद्र है, 30 डिग्री कर्क रेखा मकर रेखा के पास हम लोगों ने पढ़ा था। उपोषण उच्च दाबी पेटी है। फिर 60 डिग्री पे हमने आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त पे पढ़ा था। उपध्रुवी निम्न दाब पेटी और ध्रुवों पे उच्च दाब पेटी है। हम ये जानते हैं कि हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, लेकिन ये भी जानते हैं कि सीधी नहीं चलती, पृथ्वी के घूर्णन के कारण वो अपनी दिशा बदल लेती है, जिसे कोरियोलिस बल कहते हैं। तो ये देखिए सीधी दिशा पे चलती,
लेकिन चूंकि पृथ्वी घूम रही है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या है, देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, ये अपनी दाईं ओर घूम जा रही है। इसी प्रकार उपोष्ण उच्च वायु दाब से उपध्रुवी निम्न दाब की ओर चलने वाली वायु भी अपनी दाईं ओर घूम जा रही है, और इसी प्रकार ध्रुवी उच्च दाब से उपध्रुवी निम्न दाब की ओर चलने वाली वायु भी अपनी दाईं ओर घूम जा रही है। ये कॉर्लिस बल जितना ही अधिक होगा उतना ही अधिक वायु का विक्षेपण होगा। देखिए भूमध्य रेखा पे 0%, उपोष्ण पे 50%, 60 डिग्री पे 87% और 90 डिग्री पे 100%। ये ऐसा क्यों है? देखिए ये क्या है, इस चीज से आपको ये क्लियर हो जाएगा। कॉर्लिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, जो अक्षांश होगी बल भी कॉर्लिस उतना लगेगा। जैसे भूमध्य रेखा पे क्या है डिग्री 0, तो ये बल यहां पे अनुपस्थित रहता है, 0 डिग्री रहता है। लेकिन यहां पे लिखा ना, यह ध्रुवों पे सर्वाधिक और विषुवत वृत्त पे न्यूनतम या अनुपस्थित रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये अक्षांशों के कोण के समानुपात पे बढ़ता है, तो जितना अक्षांश का कोण होगा उसी अनुसार पे बल लगेगा। तो भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री है तो यहाँ पे 0% बल होता है, और यहाँ पे ध्रुव पे 90 डिग्री का कोण होता है तो यहाँ पे 90% बल होता है। यही कारण है कि यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि कॉर्लिस बल सर्वाधिक कहां होता है या कहां पे अनुपस्थित होता है। तो सीधा याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री है तो वहां अनुपस्थित रहता है, और ध्रुव पे 90 डिग्री है वहां पे सर्वाधिक रहता है। वायु के विक्षेपण से संबंधित 2 नियम है। पहला है फेरेल का नियम, और दूसरा है बायस बेलेट नियम। बायस बेलेट नियम, इसको बस सीधा समझ लीजिए, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। फेरेल का नियम क्या कहता है कि यदि आप उत्तरी गोलार्ध में खड़े हैं, जैसे मैं खड़ा हूं उत्तरी गोलार्ध में, और हवा आपके पीछे से आ रही है, पीठ की तरफ से आ रही है, यदि पीछे से आ रही है तो आपकी दाईं ओर उच्च दाब पाया जाएगा और बाईं ओर निम्न दाब पाया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, फेरेल का नियम कहता है कि आप यदि उत्तरी गोलार्ध में खड़े हैं, हवा आपके पीछे से आ रही है, पीठ की तरफ से आ रही है, तो दाईं ओर उच्च दाब पाया जाएगा और बाईं ओर निम्न दाब पाया जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में यह स्थिति उल्टा हो जाएगी, दाईं ओर निम्न दाब हो जाएगा और बाईं ओर उच्च दाब हो जाएगा। बायस बेलेट नियम क्या कहता है कि जिस दिशा में हवा जा रही है उस दिशा में यदि मुंह करके खड़ा हुआ जाए, मतलब हवा यदि पीछे से आ रही है तो दिशा तो ये होगी, यदि हम मुंह करके इधर खड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, उच्च दाब दाईं ओर मिलेगा और निम्न दाब बाईं ओर मिलेगा। दक्षिणी गोलार्ध में ये स्थिति उल्टी हो जाएगी, क्या होगा, निम्न दाब दाईं ओर मिलेगा और उच्च दाब बाईं ओर मिलेगा। अब आइए विभिन्न प्रकार के पवनों का अध्ययन करते हैं। ये एक फ्लो चार्ट है जिसके माध्यम से हम पढ़ेंगे कि पवनें कितनी प्रकार की होती है। सबसे पहले स्थायी या भूमंडलीय पवनें, इसका अर्थ है वो पवनें जो साल भर एक ही दिशा की ओर चलती रहती हैं। ये 3 है, व्यापारिक पवनें ट्रेड विंड्स, पछुआ पवनें वेस्टलीज, और ध्रुवीय पवनें पोलर विंड्स। दूसरी मौसमी पवनें, मौसमी पवनें, मौसमी मतलब सीजनल, जो एक पर्टिकुलर सीजन में चलती है। जैसे इसको स्थल और सागर समीर कह सकते हैं क्योंकि सुबह शाम चलती। इसी तरह पर्वत और घाटी समीर। उसी पर मानसूनी पवनें, ये 2 प्रकार की, ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें और शीतकालीन मानसूनी पवनें। जो भारत में मानसून आता है वो कौन सा है, वो है ग्रीष्मकालीन मानसून। हाँ, और जो उत्तर पूर्व एशिया में आता है जैसे चीन और ताइवान और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया में, वहां पे शीतकालीन मानसून पवनें आते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानीय पवनें भी है। स्थानीय पवनें मतलब जो लोकल विंड्स है, जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में चलती है। जैसे चिनूक, ये है गर्म और ठंडी पवनें, 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे गर्म पवनों में चिनूक, फोन, सिराको आदि। भारत में इस पे आप ले लेंगे लू, जो उत्तर भारत में चलती है। इस प्रकार ठंडी पवनें बोरा, मिस्ट्रिल
और आदि। आदि का मतलब बहुत सारी और सारी पवनें हैं, जो कि इस चार्ट में लिखना संभव नहीं था, तो हम 2 पवनों के नाम लिख के आदि या इत्यादि लिख देते हैं। ये सब पवनों के प्रकार को बहुत अच्छी तरह याद रखना है। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से क्या है, यदि बहुविकल्पिक परीक्षा है, वनडे परीक्षा है, जैसे प्री में है, तो क्या है, ये पवनें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी गर्म पवन है, कौन सी ठंडी पवन है, ये पवन कहाँ चलती है, ये पवन कहाँ नहीं है, अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी पवन है, एशिया महाद्वीप की कौन सी पवन है, उत्तरी अमेरिका या दक्षिण अमेरिका की कौन सी पवन है। ठीक है, ये जो पवनें हैं ये मेंस के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला और ये वाला पोर्शन मेंस के संबंध में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए एक एक पवनों का हम विस्तार से अध्ययन करें। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं भूमंडलीय पवनें। भूमंडलीय पवनें मतलब जो पूरे पृथ्वी पे चलती है। इन्हें ग्रही पवनें भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूरे ग्रह पे चलती है। ये पवनें साल भर एक ही दिशा में सुनिश्चित पेटियों में प्रभावित होती हैं। ये स्थायी पवनें होते हैं, इसीलिए इन्हें स्थायी भी कहते हैं, क्योंकि साल भर चलती रहती हैं, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, इनकी दिशा में कोई अंतर नहीं आता। भूमंडलीय पवनों का प्रारूप मुख्यतः निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। भूमंडलीय पर जो पवनें हैं वो किन चीजों पर निर्भर रखती है? इनकी उत्पत्ति और इनकी दिशा। पहला क्या है? वायुमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता। हम जैसे जानते हैं कि पृथ्वी के आकार के कारण इसके विभिन्न भागों में सूर्य ताप की मात्रा अलग अलग पड़ती है, तो अक्षांशीय भिन्नता का भूमध्य रेखा पे ज्यादा मिलती है और ध्रुवों पे कम। हमने पढ़ा था ना कि भूमध्य रेखा पे यदि 100% सूर्य ताप मिल रहा है तो ध्रुवों पे ये 42% हो जाता है। तो इस अक्षांशीय भिन्नता के कारण ये पवनें चलती है। वायुदाब पेटियों की उपस्थिति। जब तापमान में अंतर आता है तो क्या होता है? पृथ्वी पे विभिन्न प्रकार की वायुदाब पेटियों का निर्माण होता है, जैसे भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, उपोषण उच्च वायुदाब, उपध्रुवी निम्न वायुदाब और ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। वायुदाब पेटियों का सौर विकिरण के साथ विस्थापन, ये मैंने वायुदाब वाले में पढ़ाया था आपको कि ध्रुवीय उच्च दाब और दक्षिणी ध्रुवीय उच्च दाब, इन पेटियों को यदि छोड़ दिया जाए तो समस्त पेटियां सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ उत्तर और दक्षिण की ओर विस्थापित होती है। महासागरों महाद्वीपों का वितरण, ये क्या है? यदि महासागर होंगे तो घर्षण, महाद्वीप होंगे तो घर्षण अधिक होगा, तो वायु के वेग में कमी आएगी, और जहां पे आबाद समुद्र होगा, पानी पानी होगा, तो यहाँ पे वायु दूसरे प्रारूप पे चलेंगी। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी जो अपनी जगह पे घूमती है वो भी किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती। तो हमने पढ़ा था कि उपोषण उच्च वायुदाब और उपध्रुवी निम्न वायुदाब, ये जो 2 पेटियां हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पत्ति होती है, और जब पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही इन हवाओं की भी दिशा निर्धारित होती है। भूमंडलीय पवनों में सबसे पहले पढ़ेंगे व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड। यह ट्रेड का मतलब व्यापार से नहीं है, बल्कि ट्रेड एक्चुअली जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ट्रैक। ट्रैक TRAC की मतलब एक निश्चित पथ जिस पे यह हवाएं चलती हैं। उपोषण उच्च दाब कटिबंध 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण से विषुवत रेखीय निम्न दाब 0 डिग्री कटिबंध की और दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। अब ये देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, तो उपोषण उच्च वायु दाब पेटी से लेके और ये भूमध्य रेखीय निम्न, तो ये देखिए ग्रीन रंग से जो दिखाई दे रहा है आपको, तो यहां से 30 डिग्री से या उपोषण उच्च दाब से भूमध्य रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवन को ही हम व्यापारिक पवन करते हैं। दोनों गोलार्धों में ये जो बीच का जो आप देख रहे हैं हिस्सा भूमध्य रेखा की दोनों तरफ, वहां पे व्यापारिक पवनों का मार्ग है। व्यापारिक पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। यह बहुत बार पूछा जाता है कि हवा किधर से चल रही है। देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है तो ये उत्तर पूर्व से ये दक्षिण पश्चिम, और दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। तो इस दिशा को याद रखिएगा, हवा की दिशा वो होती है जिस दिशा से वो चलती है, उसी आधार पर हम कहते हैं। तो व्यापारिक पवन कहां से चल रही है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व से
उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चल रही। विषुवत रेखा के समीप ITCZ, हमने इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पढ़ा था ना, कि जहां पे दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आके टकराती है। दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें आपस में टकराती हैं, ऊपर उठ के मूसलाधार वर्षा करती है। यहां पे देखिए दोनों गोलार्धों की हवाएं क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवन आ रही है, दक्षिणी गोलार्ध की पवन आ रही है, और यहाँ पे आपस में टकरा के ऊपर उठेंगी। भूमध्य रेखीय प्रदेश में प्रतिदिन 2 बजे के बाद वर्षा होती है और यहां साल भर वर्षा होती है। 30 डिग्री उत्तर और दक्षिणी अक्षांशों से भूमध्य रेखा की ओर चलने के कारण ये पवनें उत्तरोत्तर अधिक गर्म और शुष्क होती जाती हैं, इसलिए पवन प्रायः वर्षा नहीं करती। ये देखिए, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, ये 30 डिग्री क्या उच्च दाब का क्षेत्र है, प्रति चक्रवात का क्षेत्र है, जहां वर्षा नहीं होती। तो जैसे जैसे वो यहां से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं, तो चूंकि शुष्क होती हैं, तो इनसे प्रायः वर्षा नहीं होती है। परंतु जब ये पवनें किसी महासागर को पार करके महाद्वीपों तक पहुंचती हैं, तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में काफी वर्षा करती, जबकि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे शुष्क रह जाते हैं। यदि आप इसको एक कॉन्टिनेंट समझ लीजिए, तो क्या लिखा हुआ महाद्वीपों के पूर्वी भाग में, देखिए हवा की दिशा ये है ना। तो यदि यहाँ पे समुद्री भाग है तो क्या होगा, यहाँ काफी वर्षा होगी, और ये पश्चिमी भाग में, क्योंकि ये स्थलखंड के ऊपर से आ रहा है, तो पश्चिमी भाग में क्या होगी, वर्षा कम होगी या शुष्क रहेंगे। महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में व्यापारिक पवनें ठंडी समुद्री धाराओं के संपर्क में आने के कारण वर्षा नहीं करती। और दूसरी बात है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पे ठंडी धाराएं बहती हैं, तो वर्षा नहीं के बराबर होती है। देखिए, बस कंसेप्ट इतना याद रखिएगा, जो इनकी दिशा को ध्यान रखिएगा तो याद रखिएगा कि महाद्वीपों के पूर्वी भागों में काफी वर्षा होती है। ये वर्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये वर्षा तो हमारी कॉपी पे भी होनी चाहिए, नंबरों की। जब से समझ आता है कि नंबर क्या होते हैं कॉपी में, तो ये कभी नहीं समझ पाए कि जो सबसे अच्छा पेपर होता था उसमें सबसे खराब नंबर मिलते थे, और जो सबसे खराब पेपर होता था उसमें बहुत अच्छे नंबर मिलते थे। ये चीज कभी नहीं समझ पाए, और ये गुत्थी नहीं सुलझा पाया। आप लोग समझते हो तो बताइएगा कभी कमेंट बॉक्स में लिख के कि क्या कारण है कि जो पेपर खराब होता है उस पर बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं कभी कभी, और जो पेपर अच्छा होता है उस पर खराब नंबर मिल जाते हैं। जो नंबरों की बौछार है ना, ये इंटरव्यू में बड़ा खेल बिगाड़ देती है IAS के। आप कभी कभी रिजल्ट देखिएगा, जो लोग बच्चे इंटरव्यू दिए होते हैं, कभी कभी होता ऐसा है कि जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता फाइनल, उसके लिखित परीक्षा में IAS टॉपर से भी ज्यादा नंबर होते हैं, इंटरव्यू में कम नंबर होते हैं। और ये बड़ा खेल, बड़ा अजीब सा समझ नहीं आता कैंडिडेटों को और बाहर भी, कि 5-6 बोर्ड या 10 बोर्ड जितने भी UPSC में है इस वक्त, उसमें एक बोर्ड तो 206 नंबर दे रहा है हाईएस्ट, और दूसरा बोर्ड 150-160 पे अटका दे रहा है बच्चे को। 206 और 160, 46 नंबर का अंतर हो जाता है। यदि एक ही बोर्ड के टॉपर हो और रिजेक्ट वाला हो, और एक को 206 और एक को 140 मिला हो, तब तो कभी समझ आता है कि भाई एक ही बोर्ड दे रहा है। लेकिन एक बोर्ड हाईएस्ट 206 देता है और एक बोर्ड हाईएस्ट 160 दे रहा है, तो कई बार ये क्वेश्चन मार्क उठा है इंटरव्यू के ऊपर, क्या वाकई ये फेयर सिलेक्शन होता है कभी कभी इंटरव्यू में? इस बात पे विचार करने की आवश्यकता है कि क्यों ये इनबैलेंस है नंबरों में। इस चीज को आपको कभी कभी ध्यान रखना हो, और ये बड़ी एम्बैरिश होता है, बड़ा कभी कभी दुख होता है, या लिखित परीक्षा में तो हमें टॉपर से ज्यादा नंबर मिले कि इंटरव्यू में हमारे नंबर कम हो गए। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये असमानता क्यों है, इस विषय पे विचार करना बहुत जरूरी है। व्यापारिक पवनों की मेखला में ही डोलड्रम की पेटी पाई जाती है। ये मैंने बताया था, डोलड्रम जहां क्षैतिज हवाएं नहीं चलती,
भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। ये देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्र के दोनों तरफ डोलड्रम की पेटी है। तथा अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ पाई जाती है। देखिए ये पूरा क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें हैं, और ये भूमध्य रेखा पे दोनों आपस में टकरा रही है। तो टकराने के कारण जो ऊपर जाती हैं, तो जो क्षेत्र टकराती हैं जिस क्षेत्र पे, उसी को ITCZ कहते हैं। हिंद महासागरीय पवनें मानसून पवनों में परिणित हो जाती हैं। ये जो आप देख रहे हैं दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो क्या होता है कि ये व्यापारिक पवनें भूमध्य रेखा को पार कर जाती हैं। और चूंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपनी दाईं ओर चलती, जब ये पवनें पार कर जाती हैं भूमध्य रेखा, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या अपनी दाईं ओर चलती है और ये भारत की तरफ मुड़ जाती है, जिसके कारण भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है। यह है व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। पछुआ पवनें वेस्टलीज, वेस्टलीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिम दिशा की ओर से चलती है। तो ये देखिए पढ़िए इसको, उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंध से उप ध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। देखिए ये उपोषण उच्च वायुदाब है और ये उपध्रुवी निम्न वायुदाब। तो ये रेड रंग की लाइन दिख रही है आपको, ये जो चल रही है उत्तर दिशा की ओर। क्योंकि ये थोड़ी टेढ़ी क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरियोलिस फोर्स के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण हमारे उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर घूम जाती। तो ये देखिए इधर चल रही है, और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध पे देखिए ये अपनी बाईं ओर घूमी हुई है, उपोषण उच्च दाब से उपध्रुवी निम्न। इनको हम पछुआ पवनें कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये देखिए ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, और इसकी दिशा देखिए क्या है, उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, तथा दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर होती है। जलीय क्षेत्र की अधिकता के कारण इन पवनों का प्रभाव उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में स्थायी और निश्चित होता है, तथा सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पछुआ पवनों को। देखिए यदि हम यहाँ पे क्या लिखा है 40 से 65, यदि ये 40 है और ये 65 है, तो यहाँ पे देखिए कि ये यूरेशिया का पूरा क्षेत्र है और यहाँ पे उत्तरी अमेरिका का ये क्षेत्र है। लेकिन यदि हम दक्षिण गोलार्ध में जाएंगे 40 से 65 ये, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपको अफ्रीका दिखेगा और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिखेगा, इतने भाग पे। लेकिन ये पूरा क्षेत्र, और ये पूरा क्षेत्र क्या है, समुद्र है, पानी ही पानी है। इसके कारण तो पछुआ पवनें है वो उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में इनका विकास बहुत अधिक देखने को मिलता है। दक्षिणी गोलार्ध में चूंकि पानी की अधिकता है, तो इन हवाओं का जो प्रचंड रूप देखने को मिलता है। यही कारण है कि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इन्हें गरजता चालीसा रोरिंग 40s कहते हैं, 40 डिग्री अक्षांश पर। 50 डिग्री में प्रचंड पचासा फ्यूरियस 50 कहते हैं, और 60 डिग्री दक्षिण में चीकता साठा स्क्रीनिंग 60 नाम से जाना जाता है। ये नाम प्री या बहुविकल्पिक परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं कि ये हवाएं कहां चलती हैं। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों के स्थानीय नाम है जो अक्षांशों के अनुरूप रखे गए हैं। गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलने के कारण ये पवनें शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से ध्रुवों से आने वाली ठंडी पवनों से मिलते हैं, वहां वाताग्र का निर्माण करते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति होती है। देखिए ये उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी है, तो ये क्या गर्म है, हम जैसे जानते हैं ये गर्म है, और ये 60 डिग्री जो उपध्रुवी निम्न वायुदाब की पेटी ठंडी। तो गर्म से ठंडी की ओर चलने के कारण और उधर से ठंडे प्रदेशों में हवाएं चलने के कारण क्या होता है कि जो गर्म हवा, ये गर्म हवा और ये ठंडी हवा आपस में मिलती है, तो क्या होता है वाताग्र का निर्माण होता है। इस तरह देखिए, मान लीजिए ये गर्म हवा का क्षेत्र, ये ठंडी हवा का क्षेत्र है, ठीक है, ये ठंडी हवा इधर आ रही है और ये
गर्म हवा, तो गर्म हवा को ठंडी हवा ऐसे ऊपर उठा देती है ये। तो ये जो क्षेत्र है ढलुआ नुमा, इसे कहते हैं वाताग्र फ्रंट। अभी मैं इसके एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। तो चूंकि चक्रवातों को पढ़ने से पहले ये फ्रंट या वाताग्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ये जान लीजिए कि उपोषण उच्च वायु दाब से जो गर्म हवा चलती है और ध्रुवी 60 डिग्री अक्षांश से जो ठंडी हवाएं चलती हैं, जब ये आपस में मिलती हैं तो वाताग्र का निर्माण करती है। वाताग्र एक ढालू नुमा क्षेत्र होता है जहां पे गर्म और ठंडी हवाएं एक दूसरे से मिलती हैं, जिसमें ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को ऊपर उठा देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शीतोष्ण चक्रवातों की उत्पत्ति होती, टेम्परेट साइक्लोन्स की उत्पत्ति होती है। इन पवनों के द्वारा शीतोष्ण कटिबंध में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी भागों, जैसे पश्चिमी यूरोप के अंदर कौन कौन से आ जाएगा, जैसे आपका आ जाएगा स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, ठीक है, क्योंकि पश्चिमी यूरोपीय है। तो इन देशों के पश्चिमी भागों, पश्चिमी कनाडा जैसे ब्रिटिश कोलंबिया का राज्य है उसका, दक्षिणी पश्चिम चिली, दक्षिणी अमेरिका का भाग है, आदि में वर्ष भर वर्षा होती है। उसका प्रमुख कारण क्या है? यदि हम चिली का ये उदाहरण ले लें इस तरह है, और ये 30 से 60 है, तो हवा कैसे चल रही है? इस दिशा में चल रही है, ये देखिए इस दिशा में चल रही है। तो क्या हो रहा है, ये प्रशांत महासागर से काफी मात्रा में आर्द्रता ले रही है, जिसके कारण चिली के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बहुत अधिक वर्षा करे। इसी प्रकार यूरोप का हम ले लें, ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है और ये फ्रांस है, और ये हवा देखिए ऐसे चल रही है इधर। तो क्या हो रहा है, ये जो यहां पे अटलांटिक महासागर है वहां से काफी मात्रा में ये आर्द्रता ले रही है, और महाद्वीपों के इन देशों के पश्चिमी भागों में वर्षा वर्ष भर करती है। इसको आपको अच्छी तरह याद रखना। ध्रुवों की ओर से इन पवनों की सीमा बहुत अस्थिर होती है ये ध्रुवी क्षेत्रों में, तथा यहाँ सीमा मौसम के अनुसार बदलती रहती है। ये ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि सूर्य के उत्तरायण के साथ मैंने बताया था कि ध्रुवी पेटियों को छोड़ के समस्त पेटियां उत्तर और दक्षिण की तरफ खिसकती रहती, जिसके कारण इनकी सीमा में भी, पछुआ पवनों की सीमा में भी परिवर्तन होता रहता है। तीसरी महत्वपूर्ण भूमंडलीय स्थायी पवने हैं, वो है ध्रुवी पवने, जिसको हम इंग्लिश में पोलर विंड्स कहते हैं। ध्रुवी उच्च वायुदाब कटिबंधों से उपध्रुवी निम्न वायुदाब कटिबंधों की ओर चलने वाली पवन को ध्रुवी पवन कहते हैं। देखिए क्या है, ये ग्रीन रंग की लाइन दिख रही है आपको? तो ये ध्रुवी क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध में, ये ध्रुवी क्षेत्र है। तो उत्तरी ध्रुव से देखिए उपोषण उच्च वायुदाब की तरफ ही चल रही है, और उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव से ये उपोषण निम्न उपध्रुवी निम्न वायुदाब की क्षेत्र की तरफ ही चल रही है। तो इन पवनों को हम ध्रुवी पवन कहते हैं, क्योंकि ध्रुवों से चलती, जिसके कारण इनको पोलर विंड्स कहा गया। उत्तरी गोलार्ध में पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, देखिए इनकी दिशा को याद करने का एक तरीका यह है कि जैसे व्यापारिक पवनें चलती हैं वैसे ही ध्रुवी पवनें चलती है। व्यापारिक पवनें भी देखिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रही है, तो ये आप देखिएगा जो ध्रुवी पवनें भी है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चल रही है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ। यहाँ देखिए दक्षिण गोलार्ध में व्यापारिक पवनें हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। इसी प्रकार जो ध्रुवी पवनें हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रही है। इनकी दिशा क्यों मुड़ी हुई है ये बार बार मैंने बताया है, इसको बहुत अच्छी तरह याद रखें। ये कॉर्डियोलिस फोर्स जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हो रहा है, उसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध की हवा अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध की हवा अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर आने के कारण पवन शुष्क होती है, ड्राई होती है। आप देखिए बहुत अधिक तापमान वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में समझा रहा हूं, और ये कम तापमान उपध्रुवी तो यहाँ पे आ रही है, तो ये शुष्क क्यों होती है? ठंडे प्रदेश से आ रही है लेकिन शुष्क क्यों होगी? क्योंकि सीधा सा कंसेप्ट है कि हिम क्षेत्रों पे वाष्पीकरण की प्रक्रिया ना के बराबर होती है, जिसके कारण यहाँ की वायु में आर्द्रता या जलवाष्प ह्यूमिडिटी की मात्रा नहीं होती, और इसीलिए ये शुष्क और ड्राई एयर्स होती हैं।
गर्मियों में वायु दाब की पेटियों में खिसकाव के कारण इनका क्षेत्र संकुचित हो जाता है, परंतु शीतकाल में इनका विस्तार 60 डिग्री तक हो जाता है। मैंने आपको बताया था कि सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के साथ वायु दाब पेटियां खिसकती हैं। जब सूर्य उत्तर में होता है तो क्या होता है, उपोष्ण उच्च दाब की पेटी और उत्तर की तरफ खिसक जाती है, तो क्या होता है, ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र सिकुड़ जाता है। लेकिन जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आता है तो क्या होता है कि ये उपोषण उच्च दाब की, ये ध्रुवीय निम्न दाब की पेटी नीचे चली जाती है, उपोषण उच्च दाब की भी चली जाती है, तो ये जो ठंडी हवाओं का क्षेत्र है वो क्या होता है, खिसक के 60 डिग्री से भी और चला आता है। ये क्रिया दोनों गोलार्धों में होती है, उत्तर और दक्षिण दोनों में होती है। मार्ग में कोई अवरोध न होने के कारण बहुत दूर तक निर्बाध गति से चलती है, अपने मार्ग में आए हुए क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती हैं। यदि हम उत्तरी अमेरिका का इस मानचित्र को देखें, ये इस तरह को, यहां पे क्या रॉकी पर्वत है, रॉकी पर्वत है, तो क्या अब ये 60 डिग्री की अक्षांश रेखा है, तो क्या हो रहा है, ये हवा की दिशा ये है, लेकिन चूंकि मार्ग में देखिए कोई पर्वत नहीं है, और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ये हवाओं का विस्तार यहां तक चलाता है। ये मतलब जो ग्रेट प्लेन है उत्तरी अमेरिका का, वहां तक इन पवनों का प्रभाव देखने को मिलता है सर्दियों में, क्योंकि जो पर्वत है उसकी दिशा उत्तर दक्षिण में है। यही कोई पर्वत पूर्व पश्चिम दिशा में होता तो इन हवाओं को रोक लेता। जैसे हम लोग पढ़ते नहीं कि हिमालय पूर्व पश्चिम दिशा में है, तो जिसकी वजह से ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली हवाओं का विस्तार रुक जाता है, नहीं तो भारत में बहुत अधिक ठंड पड़ती। लेकिन यहाँ पे देखिए कि रॉकी पर्वत चूंकि उत्तर दक्षिण दिशा में है, तो ये पवनें निर्बाध गति से काफी दूर तक चली आती है और ग्रेट प्लेन्स तक के मैदान को ठंडा कर देती है। ये थी भूमंडलीय पवनें। आशा है कि आपको तीनों पवनों का विस्तार से एक एक छोटी छोटी चीज बिल्कुल समझ आई होगी। अब आइए पढ़ते हैं मौसमी पवनें या सामयिक पवनें, अर्थात सीजनल विंड और टेम्परेरी विंड्स। ये क्या होती है? जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार परिवर्तित हो जाए उन्हें मौसमी या सामयिक पवनें कहते हैं। मतलब जो एक पर्टिकुलर मौसम में एक दिशा में चलती हो, फिर दूसरे मौसम में दूसरी दिशा में चलती हो, जो दोपहर से पहले दूसरी दिशा में चलती हो, दोपहर के बाद दूसरी दिशा में चलती हो, तो इन पवनों को हम मौसमी पवनें, सामयिक पवनें या सीजनल या टेम्परेरी विंड्स कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है। मानसून पवनें, सल समीर, सागर समीर, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, पर्वत समीर, माउंटेन ब्रीज, घाटी समीर, वैली ब्रीज। आइए एक एक करके तीनों को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे मानसूनी पवनें। क्या है? मानसून शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश में प्रभावित होने वाली उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा वर्ष में 2 बार पूर्ण परिवर्तन हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि वर्ष में 6 महीने एक दिशा में चलती है और वर्ष के अगले 6 महीने ये दूसरी दिशा में चलती है। तो मानसून शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, ठीक है, वहां से लिया गया है। और मैंने जब भारत का भूगोल पढ़ाया है, वो वीडियो को आप देखेगा जाके, तो वहां पे मैंने मानसून को विस्तार से पढ़ाया, या मैं शॉर्ट में आपको पढ़ा दे रहा हूं। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। इनकी उत्पत्ति कर्क और मकर रेखाओं के बीच व्यापारिक पवनों की पेटी में होती है। जैसे अभी हमने पढ़ा था, ये कर्क रेखा और मकर रेखा की इस दिशा में कौन सी पवनें चलती हैं? व्यापारिक पवनें चलती है ना इस दिशा पे, याद है आप लोगों को? तो ये जो पूरी क्षेत्र है कर्क और मकर रेखा, इसी में व्यापारिक पवनों की उत्पत्ति होती है। इसमें पहला क्या है? ग्रीष्म ऋतु समुद्र से स्थल की ओर, मतलब ग्रीष्म ऋतु में ये इस दिशा में चलती हैं ये हवाएं, और जब सर्दियां आती हैं तो वो स्थल से समुद्र इस दिशाओं में चलती हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह याद रखना कि ग्रीष्म ऋतु में कहां पे चलती है? समुद्र से स्थल की ओर, और शीत ऋतु में स्थल से समुद्र की ओर चलती है। मानसूनी पवनें भूमंडलीय पवन व्यवस्था और स्थानीय कारकों के पारस्परिक क्रिया के परिणाम है। भूमंडलीय पवनें क्यों? क्योंकि व्यापारिक पवनों के ही रूप में है। जो व्यापारिक पवनें हैं वो ही दक्षिणी पश्चिमी मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून का रूप लेती हैं, तो जिसके कारण भूमंडलीय पवन व्यवस्था के रूप में। और स्थानीय कारक क्या है?
जो तापमान में सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के परिणाम स्वरूप जो स्थानीय कारक उत्पन्न होते हैं, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको शॉर्ट में, उनके परिणाम स्वरूप होती है। इसके अंतर्गत धरातल और क्षोभ मंडल के दोनों में ही घटित होने वाली क्रियाएं शामिल है। मानसूनी पवनें क्या है, सिर्फ धरातल पे तापमान से संबंधित नहीं है, क्षोभ मंडल में होने वाले परिवर्तनों के भी परिणाम स्वरूप होती है। इसलिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है कि मानसून के लिए आज तक बहुत सारी थ्योरी आई है, लेकिन कोई परफेक्ट थ्योरी नहीं आई। अच्छा, मानसून हम लोगों से रिलेटेड बहुत है, भारत से तो है, ये पूरी कृषि व्यवस्था ये है, हमारी जिंदगी से भी रिलेटेड है कि हमारी जो पहले प्री निकला, मेंस निकला, इंटरव्यू में जाके अटक गए तो क्या हुआ, फिर जैसे जून में प्री होना है और मई में इंटरव्यू का रिजल्ट आ गया और माना चला कि खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो क्या हुआ, हमारी दिशा फिर पूरी पलट जाती मानसून की तरह, फिर हम चले प्री मेंस इंटरव्यू की दिशा में, है ना। तो जिस तरह मानसून कभी कभी प्रभावित हो जाता है, कभी कभी आता नहीं है, तो हो सकता है कब इंटरव्यू देने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका प्री भी नहीं निकलता, हो सकता है शॉक लग गया हो उनको कि अरे इंटरव्यू में नहीं हुआ, उसके कारण ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका प्री भी कभी कभी इंटरव्यू के बाद नहीं निकलता। तो ये जो सिविल सर्विसेज है बिल्कुल मानसून की तरह है कि 6 महीने तो एक दिशा में चलती रहेगी, प्री निकल गया, मेंस निकल गया, इंटरव्यू तक पहुंच गए हम, और माना कि इंटरव्यू नहीं हुआ तो फिर वो 6 महीने के लिए पलट जाती है, फिर प्री मेंस इंटरव्यू की दिशा में ये चलने लगती है। तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कि मानसून वाकई किस रूप में कार्य करता है। सूर्य के उत्तरायण होने पर उत्तरी गोलार्ध में उपोषण उच्च वायुदाब कटिबंध एवं विश्वत रेखा कुछ उत्तर की ओर खिसक जाती है। इसके फलस्वरूप विश्वती पछुआ पवन भी उत्तर की ओर खिसक जाता है। यह पवन महासागर से स्थल पर दक्षिण पश्चिम मॉनसून के रूप में प्रभावित होने लगती है। ये तो लिखा है, अब इसको समझिए आप ध्यान से। ये क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री, ठीक है। ये है आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क, और ये है आपकी 23.5 डिग्री साउथ मकर। अच्छा, ये कौन सी बेल्ट है आपकी, भूमध्य रेखा लो प्रेशर बेल्ट है, कर्क रेखा आपकी हाई प्रेशर बेल्ट है, और ये भी मकर रेखा हाई प्रेशर बेल्ट है। हम क्या जानते हैं कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं, तो हवाएं परमानेंट व्यापारिक पवनें क्या चलती है, इस दिशा में चलती हैं कि नहीं, याद है आपको ना, इस तरह से चलती है। अब क्या होता है, जब सूर्य उत्तरायण होता है, उत्तरायण मतलब कर्क रेखा की तरफ आता है, तो कर्क रेखा में किस तारीख को होता है, ये 21 जून को। इसका मतलब है कि 21 मार्च के बाद जब ये उत्तरायण होने लगता है, 21 मार्च को भूमध्य रेखा पे रहता है सूर्य 90 डिग्री का कोण, उसके बाद जब उत्तरायण होने लगता है तो क्या होता है, इस भाग का तापमान बढ़ने लगता है, मतलब ये गंगा के मैदान के एरिया का तापमान बढ़ने लगता है। अब मान लीजिए कि यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस तापमान था और यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस तापमान था, तो जहां पे तापमान अधिक होगा वो लो प्रेशर होगा और जहां तापमान कम होगा वो हाई प्रेशर होगा। यही कारण है कि मकर रेखा से हवाएं विषुवत रेखा की ओर चलती हैं। लेकिन जब ये हवाएं विषुवत रेखा के पास तक पहुंचती हैं और चूंकि सूर्य उत्तरायण हो चुका होता है, तो क्या होता है कि इस कर्क रेखा के पास तापमान क्या होता है, 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहां पे है। तो अब देखिए कि हवा क्या है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रही है, लेकिन जब अब हम इस 30 डिग्री और इस 25 डिग्री की तुलना करेंगे तो क्या कौन सा लो प्रेशर हो जाएगा, इनकी दोनों की तुलना में ये एक लो प्रेशर हो जाएगा और ये एक हाई प्रेशर हो जाएगा। इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा जब इससे तुलना करेंगे तो हाई प्रेशर पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये पूरा एरिया लो प्रेशर पे कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि सूर्य की स्थिति है। तो हवाएं क्या होगी, जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जब भूमध्य रेखा पे पहुंचेंगी तो इस भूमध्य रेखा को पार करके क्या होगा, पार करेंगी और इस रूप में इधर मुड़ेंगी। अब ये इधर क्यों मुड़ी, क्योंकि हम कंसेप्ट जानते हैं फेरेल का नियम और कोरोलिस फोर्स क्या कहता है कि उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपनी
दाईं ओर चलती है। तो जैसे ये हवा यहां गई तो राइट हैंड ये है, तो हवा इधर मुड़ी, तो इसका मतलब है कि दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं इस तरह फेरेल के नियम का अनुसरण करते हुए अपनी दाईं ओर मुड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि जो भूमध्य रेखा है उसकी तुलना में कर्क रेखा एक लो प्रेशर बेल्ट में विकसित हो जाता है। जब ये हवाएं भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो अरब सागर, यहां पे अरब सागर है और यहां पे बंगाल की खाड़ी है और यहां पे ये पूरा कौन सा भाग है? हिंद महासागर है। ये पूरा एरिया, ये भी हिंद महासागर का एरिया है। तो क्या होता है कि इतने बड़े समुद्री भाग से जब हवाएं चलती हैं तो काफी बड़ी मात्रा में आर्द्रता, जलवाष्प, ह्यूमिडिटी ग्रहण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप इस पूरे एरिया में बारिश होती है। अब क्या है, इसकी दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रही है, तो हम हवाओं को किस नाम से जानते हैं? जिस दिशा से आती है। तो किस दिशा से आ रही है? ये दक्षिण पश्चिम से आ रही है, इसलिए हम इन्हें दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं या ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं कहते हैं। क्योंकि ये हवाएं गर्मी में आती हैं, इसीलिए ये ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं कहलाती है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि जिसकी वजह से ये हवाएं इधर आती है, लेकिन एक सीधा कंसेप्ट में समझिएगा कि सूर्य के उत्तरायण होने के कारण गंगा के मैदान कर्क रेखा के पास एक लो प्रेशर बेल्ट विकसित हो जाता है, जिसकी तुलना में भूमध्य रेखीय लो प्रेशर बेल्ट एक हाई प्रेशर बेल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि हवाएं चूंकि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो ये क्या होता है, हवाएं भूमध्य रेखा से कर्क रेखा की ओर चलने लगती हैं, अर्थात गंगा के मैदान की ओर चलने लगती हैं और वर्षा करती हैं। इसी को हम ग्रीष्मकालीन मानसून या दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। अब सूर्य उत्तरायण से क्या होगा, 21 जून के बाद दक्षिण की तरफ जाएगा और क्या होगा, भूमध्य रेखा पे 23 सितंबर को आएगा। उसके बाद वो दक्षिण मकर रेखा की तरफ आएगा और 22 दिसंबर को मकर रेखा पे होगा। तो अब देखिए यहां पे सूर्य के दक्षिणायन होने पर उपोषण, उच्च दाब कटिबंध व तापीय विषुवत रेखा। ये तापीय विषुवत रेखा क्या होती है? ये जो भूमध्य रेखा है जिसमें व्यापारिक पवनें चलती हैं, इसी को हम तापीय विषुवत रेखा के एरिया के नाम, दक्षिण की ओर वापस लौट जाते हैं और पुनः उत्तर पूर्व व्यापारिक पवनें चलने लगती है। यही शीतकालीन या उत्तर पूर्व मानसून है। अब देखिए जब सूर्य क्या होगा, दक्षिण की तरफ आएगा यहां पे, तो ये तो हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है और ये हाई प्रेशर बेल्ट है। तो सूर्य के दक्षिणायन होने पे क्या होगा, ये पुनः अपनी ओरिजिनल स्थिति पे आ जाएगा, हाई प्रेशर बेल्ट। तो क्या होगा कि हवाएं इस तरह चलती हैं, ठीक है। अब देखिए जब यहां पे सूर्य की स्थिति होगी तो क्या होगा, ये एक लो प्रेशर बेल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर में होगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे यदि 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा तो यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। और यहां पे क्या होगा, स्थल पे चूंकि तापमान कम होने लगता है सर्दियों में, तो यहां पे मान लीजिए स्थलीय भाग पे 25 डिग्री हो गया और जलीय भाग में 30 डिग्री होगा। तो कहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जलीय भाग पे, अरब बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में। तो ये एक लो प्रेशर बन जाएगा और ये किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो अब हवाएं किस दिशा में चलेंगी, जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि मानसून में हवाएं 6 महीने स्थल से जल की ओर और फिर 6 महीने जल से स्थल की ओर चलती। तो पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, अभी ग्रीष्मकालीन में जल से स्थल की ओर। क्योंकि सूर्य दक्षिण की तरफ चला गया है तो क्या हो गया, यहां पे शीत का ठंड आ गई। ठंड होने पे क्या, स्थल कण ठंडे होने लगे, तो वहां पे क्या हो गया, तापमान में कमी आई। और जब तापमान में कमी आई तो दाब बढ़ गया। तो क्या होगा, ये गंगा का मैदान जो पहले निम्न दाब क्षेत्र था अब उच्च दाब क्षेत्र में हो जाएगा और हवाएं क्या होंगी, स्थल से जल की ओर चलने लगेंगी इस तरह। फिर वही कंसेप्ट, इस तरह हवा चल रही है तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर मुड़ेंगी और जैसे ये दाईं ओर मुड़ेंगी तो ये क्या करेगी, भारत के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों पे वर्षा करेंगे। अब इसकी दिशा क्या है, ये देखिए उत्तर पूर्व से, ये उत्तर पूर्व से आ रही है तो ये कहलाएगी उत्तर पूर्व मानसून या शीतकालीन मानसून हवाएं। ये हवाएं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि भारत में
सर्दियों में या उत्तर पूर्व मानसून से किन राज्यों में वर्षा होती है? तो आपको बहुत ध्यान से रखना है कि तमिलनाडु के तटवर्ती और आंध्रा के दक्षिणी भाग में यह उत्तर पूर्व या शीतकालीन मानसून हवाओं से वर्षा होती है। क्योंकि ये व्यापारिक पवनें ही है, तो ये क्या होता है, ये पूरा जो उत्तर पूर्व में ये आपका चीन का क्षेत्र है, ताइवान का क्षेत्र है, यहां पे भी सर्दियों में शीतकालीन वर्षा होती है। तो ये मानसून है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन से रिलेटेड है, जो सीधा कंसेप्ट है। इसको तापीय सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी भी कहते हैं, जो सूर्य के मूवमेंट से रिलेटेड है। मानसून को बहुत सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं, जैसे एल नीनो है ना, डाइपोल है, इंडियन डाइपोल, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके विषय में मैंने अपने भारत के वीडियो में पूरा विस्तार से पढ़ाया है। यहां चूंकि शॉर्ट में लिखना होता है, तो आप इस रूप में इस शॉर्ट को लिख के या इस तरह के चित्र बना के आप समझा सकते हैं कि किस प्रकार गर्मियों में और सर्दियों में मानसूनी हवाएं दक्षिणी एशिया में या भारत के ऊपर। अभी आपने मानसूनी पवनें पढ़ी, जो एक मौसमी और सीजनल पवनें जो 6 महीने एक दिशा में चलती हैं और 6 महीने फिर दूसरी दिशा में चलती है। अब हम पढ़ेंगे सामयिक विंड या टेम्परेरी विंड्स। टेम्परेरी, इसका मतलब है कि ये कुछ निश्चित घंटों के लिए एक दिशा में चलती है, जिसके अंतर्गत हम स्थल समीर और सागर समीर, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, पर्वत समीर और घाटी समीर पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं समुद्री समीर। ये देखिए बहुत सिंपल है, बस इसको याद रखिएगा। ये प्री में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, वनडे एग्जाम में भी आते हैं कि सागर समीर में हवाएं किस दिशा में चलती हैं या स्थल समीर में हवाएं किस दिशा में चलती हैं। तो इसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप। क्या है समुद्र समीर सी ब्रिज? दिन के समय स्थलीय भाग जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है, यह हम सब जानते हैं कि स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म और ठंडे होते हैं। तो क्या होता है, दिन के समय स्थलीय भाग गर्म हो जाता है, जिस कारण स्थल की हवा गर्म होकर फैलती है और हल्की हो जाती है, और हल्की होने के कारण उपड़ती। ये देखिए गर्म हवा स्थल भाग पे क्या हो रहा है, गर्म हो गया, तो क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने से कि स्थलीय भाग की जो हवाएं क्या हुई, गर्म होकर फैली, और फैली तो हल्की हुई कारण ऊपर उठ गई। अतः स्थल पर निम्न वायुदाब और समुद्र पर उच्च वायुदाब की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। स्थल पर निम्न वायुदाब, समुद्र में उच्च वायुदाब। अब जैसे हम जानते हैं कि जब हवा ऊपर जाएगी तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे समुद्र में क्या होगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। क्योंकि जल और स्थल में तापमान में अंतर होने के कारण स्थल में अधिक तापमान के कारण निम्न दाब बन जाएगा, और जल में कम तापमान के कारण उच्च दाब बन जाएगा। फिर क्या, इस कारण दिन के समय समुद्र से स्थल की ओर आर्द्र और ठंडी वायु चलती, जिसे समुद्र समीर कहते हैं। हम वो कंसेप्ट को जानते हैं अच्छी तरह कि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती। अब होता क्या है कि जब यहां पे हवाएं गर्म होकर ऊपर उड़ जाती हैं तो यह निम्न दाब बन जाता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए क्या होता है, समुद्र में की हवाएं जो होती हैं वो इस निम्न दाब की ओर आकर्षित होती, क्योंकि हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो इस हाई प्रेशर से हवाएं इस लो प्रेशर की ओर चलेगी। चूंकि ये हवाएं समुद्र के ऊपर से आ रही हैं, तो क्या होगा, ठंडी भी होंगी और आर्द्र भी होंगी, और ये हवाएं स्थल की ओर चलेंगी, जिसको हम समुद्री समीर कहते हैं। एक चीज याद रखिएगा कि जो स्थल समीर और समुद्र समीर है, इसका जो प्रभाव है वो सागर से लगे हुए 20 से 30 किलोमीटर के ही दायरे में होता है। मतलब इससे ज्यादा इसका प्रभाव नहीं दिखता, मतलब 20 से 30 किलोमीटर तक ही आपको ये प्रभाव दिखेगा। सीधा सा कंसेप्ट याद रखिएगा, दिन के समय स्थल गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण हवाएं फैलती हैं और ऊपर उठती हैं हल्की होकर। जब ऊपर उठेंगी तो वहां पे एक निम्न दाब विकसित हो जाएगा। इसके विपरीत समुद्र में उच्च दाब होगा। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, तो क्या होगा, समुद्र से हवाएं स्थल की ओर चलने लगेंगी। चूंकि ये हवाएं समुद्र से आ रही हैं तो ठंडे भी होंगी, आर्द्र भी होंगी, कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण, और ये इस एरिया को
ठंडक पहुंचाएंगी। और ये हवाएं चलती कब है? इनका प्रभाव दोपहर से सूर्य अस्त तक रहता है। दोपहर से सूर्य अस्त तक क्यों रहता है? क्योंकि मैक्सिमम जो टेम्परेचर होता है वो दोपहर के 12 बजे नहीं होता, वो हमेशा 2 बजे होता है। तो क्या होता है, दोपहर के 2 बजे से सूर्य अस्त तक, तो 2 बजे तक ये क्षेत्र काफी गर्म हो जाएगा, तो हवाएं ऊपर उठने लगेंगी और समुद्र से हवाएं स्थल की ओर चलने लगेंगी। इसी को कहते हैं समुद्र समीर और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज या स्थल समीर, देखिए होता क्या है, रात के समय तेज भौमिकी विकिरण स्थल खंड को समुद्र की तुलना में अधिक ठंडा कर देता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने इंसुलेशन या ऊष्मा बजट में पढ़ा था कि जितनी ऊर्जा ऊष्मा पृथ्वी लेती है दिन में, उतनी ही रात को वापस कर देती है, तभी औसत तापमान में संतुलन बनाए रखती है। तो ये फैक्टर यहां पे भी लागू होता है कि रात में क्या होता है कि स्थलीय भाग पार्थिव विकिरण या भौमिकी विकिरण के कारण ठंडे होने लगते हैं। तो हम जानते हैं कि जो भाग ठंडा होता है, जहां पे तापमान कम होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। देखिए, इसके फलस्वरूप स्थल पर उच्च दाब और महासागर पर निम्न दाब होता है। जब स्थल पे हाई प्रेशर होगा तो समुद्र में क्या होगा, एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो गर्म होगा। वायु स्थल से समुद्र की ओर बहने लगती है, जिसे स्थल समीर कहते हैं। और हम जैसे जानते हैं कि वायु हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती, तो क्या होगा, ये ठंडे जगह से समुद्र की गर्म क्षेत्र की तरफ, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगी। क्योंकि ये हवा स्थल से समुद्र की ओर चल रही है, इसलिए हम इसको स्थल समीर कहेंगे। इनकी उत्पत्ति सूर्य अस्त के पश्चात होती, किंतु दोपहर से पहले हवाएं पूर्णतः समाप्त हो जाती। दोपहर से पहले क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि दोपहर के बाद सागर समीर चलने लगता है। मैंने पढ़ा था ना अभी कि दोपहर से सूर्य अस्त तक सागर समीर चलने लगता है। तो ये हवाएं सूर्य अस्त के पश्चात तो आराम होती है, लेकिन दोपहर आते आते पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इनका प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वर्ष भर, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है, जो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में वर्ष भर, और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में केवल ग्रीष्म ऋतु में होते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय मतलब आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त पे। ऐसा क्यों है, उसका कारण क्या है कि ठंड काफी पड़ने लगती है इन क्षेत्रों पे, तो ये स्थल और जल के तापमान में बहुत अधिक अंतर नहीं रह जाता, तो ये हवाएं इतनी तीव्रता से कार्य नहीं करती, लेकिन वहां पे केवल ग्रीष्म ऋतु में काम करती। जब सूर्य उत्तरायण या दक्षिणायन होता है, तो दोनों तरफ तटीय क्षेत्रों में, जब सूर्य उत्तरायण होगा तो वहां के समुद्री तटीय क्षेत्रों में, जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध के समुद्री तटीय क्षेत्रों में आपको यह स्थिति देखने को मिलेगी। तो ये था स्थल समीर और सागर समीर। पर्वत समीर, घाटी समीर, या इसको कहिए माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। अब देखिए, इस चित्र को देखिएगा और यहां पे ध्यान से सुनिएगा। दिन के समय पर्वत की ढाल सूर्य तप के प्रभाव से घाटी तल की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाती है। ये क्या है, घाटी समीर पढ़ रहे हैं हम। तो ये दिन के समय है, तो ये पर्वत की ढाल है, तो क्या होगी कि ज्यादा गर्म हो गई, तो यहाँ पे क्या बन गया, एक लो प्रेशर। और घाटी की तुलना में होती है तो घाटी पे क्या बन जाता है, एक हाई प्रेशर। ऐसी परिस्थिति में वायु घाटी तल से पर्वतीय ढाल पर ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसे घाटी समीर या एनाबेटिक पवन कहते हैं। बहुत सिंपल है। दिन के समय जो पर्वत की ढाल है वो अत्यधिक सूर्य तप के कारण गर्म हो जाती है, तो जिसके परिणाम स्वरूप कहता है एक निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है, और जो घाटी होती है वहां एक उच्च दाब क्षेत्र बन जाता है। तो हवाएं घाटी से ढाल के सहारे ऊपर उठती हैं, और इसी को हम घाटी समीर या एनाबेटिक पवन कहते हैं। ये दिन के समय चलती है, क्योंकि ये पीसीएस में क्वेश्चन एक बार आ चुका है कि घाटी समीर कब चलती है, दिन में चलती कि रात में चलती है कि दोनों समय चलती है। तो इस प्रश्न को बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूर्य अस्त के बाद ये व्यवस्था उलट जाती है। पर्वतीय ढाल पर भौमिकी विकिरण द्वारा ऊष्मा तेजी से विसर्जित होती है और ढाल की ऊंचाइयों से ठंडी व सघन वायु नीचे घाटी की ओर उतरने लगती है। अब क्या होगा, रात में क्या होगा, भौमिकी विकिरण तेजी से होगा ढाल पे, तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, जिसकी वजह से इस घाटी पे क्या होगा, एक लो प्रेशर बन जाएगा और यहां पे एक
हाई प्रेशर बन जाएगा तो वायु क्या है, ऊपर से घाटी की तरफ चलने लगेगी, इसको पर्वत समीर कहते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो आबादी है पर्वतीय क्षेत्रों पे, जहां पे इस तरह की पहाड़ियां पाई जाती हैं, वहां घाटियों पे नहीं होती आबादी, हमेशा ढलानों पे, ऊपरी भागों पे होती है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि पर्वतीय भागों में, पर्वत के उच्च क्षेत्रों में, ऊंचे क्षेत्रों में आबादी पाई जाती है, ना कि घाटी में पाई जाती है। इसे पर्वत समीर या कैटाबेटिक पवन कहते हैं। तो याद रखिएगा, एनाबेटिक और कैटाबेटिक। एनाबेटिक मतलब घाटी समीर और कैटाबेटिक मतलब पर्वत समीर। दोस्तों, मैं पूर्णतः आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पवन संबंधित सभी जानकारियां हो गई होंगी कि पवनों की उत्पत्ति कैसे होती है, उनकी दिशा कैसे निर्धारित होती है, दाब, प्रवणता बल, घर्षण बल या कोरोलिसिस फोर्स किस प्रकार काम करता है, फेरेल का नियम क्या है, बाइस बेलेट का नियम क्या है, भूमंडलीय पवनें कौन कौन सी हैं, वो किस दिशा में चलती हैं, या पछवा पवनें हैं वो किस दिशा में चलती है, किन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा करती है, और ध्रुवीय पवनों का क्या क्या है। इसके साथ साथ आपने मौसमी पवनों के बारे में भी जाना कि मानसून पवनें क्या हैं, घाटी समीर और पर्वत समीर, स्थल समीर, सागर समीर, सबके विषय में आपने पूर्णता जानी। आप कहेंगे कि इसमें आपने स्थानीय पवनों के बारे में नहीं पढ़ा है। देखिए, स्थानीय पवनों की क्या है कि इनमें ज्यादातर प्रश्न क्या आता, वन डे एग्जाम से रिलेटेड आते हैं, जो रटने वाले हैं कि कौन सी पवन कहां चलती है, चिनूक कहां चलती है, फोन कहां चलती है, मिस्टल कहां चलती है, बोरो कहां चलती है, काराबुआन कहां चलती है। ये सिर्फ रटने की चीजें हैं जो आप महाद्वीपों के संदर्भ में याद कीजिएगा कि इस महाद्वीप की ये गर्म पवन है, इस महाद्वीप की ये ठंडी पवन है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यदि आपको जरूरत होगी तो मैं इस पे वीडियो बना के स्थानीय पवनों के संदर्भ में भी आपको पढ़ाऊंगा। इस वीडियो में आपको क्या जरूरी लगा, क्या चीज और इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपको वीडियो कैसा पसंद आया ये जरूर बताइएगा। जय हिंद।